नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली टॉप 5 जीएस क्वेश्चन की सीरीज में। और आज का पार्ट नंबर 9 होने वाला है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप सबसे पहला आज का क्वेश्चन देख सकते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, अर्थात प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो बनी होती है किस चीज से। ऑप्शन ए में कहा गया है कि प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, सी में कहा गया कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, या ऑप्शन डी में कहा गया ए और बी अर्थात प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी वाला ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड की सहायता से बनी होती है। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से अगर बात किया जाए तो लिपिड जो होता है वो दूरी परत होता था, तो लिपिड बाइलेयर होता है, और प्रोटीन होता है और लिपिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रही होंगी, और ये जो यहाँ पे ऊपर नीचे जो यहाँ पे आप देखेंगे लिपिड है, और यहाँ पे प्रोटीन्स, ये इसमें क्या है, ये प्रोटीन्स आपको यहाँ पे देखने को ये मिल रही होगी। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है। देखो, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रत्येक जीवित कोशिका की सबसे बाहरी आवरण या सीमा होती है। अर्थात जितने भी जीवित जीव जंतु होते हैं, जो उनकी कोशिका होती है उसकी बाहर की जो लेयर होती है या आवरण होता है उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसे एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह केवल कुछ विशिष्ट अणुओं को ही कोशिका के अंदर और बाहर जाने की अनुमति देता है। अर्थात यह हर प्रकार के अणुओं को अंदर आने जाने नहीं देता है, ये कुछ विशिष्ट प्रकार के अणुओं को ही कोशिका के अंदर जाने देता है या बाहर आने देता है। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। संरचनात्मक रूप से इसमें फास्फोलिपिड्स की एक दोहरी परत होती है। इस दोहरी परत के बीच में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन अणु धसे रहते हैं, जो परिवहन में मदद करते हैं। यद्यपि झिल्ली जो होती है कि बाहरी सतह पर कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन इसकी मुख्य संरचनात्मक नींव जो होती है वो लिपिड एसिड और हमारा प्रोटीन ही प्रदान करते हैं। इसलिए यह झिल्ली दोनों से मिलकर बनी होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते दिया गया है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। अर्थात जो हमारी लिविंग सेल्स होती हैं उसका कौन सा भाग एक पावर हाउस कहलाता है। देखो, ऑप्शन ए में कहा गया है कोशिका भित्ति होती है, या केंद्र होता है, या माइटोकांड्रिया होता है, या संपूर्ण कोशिका होती है। तो हम सभी ने काफी बार पढ़ा है कि जो हमारी माइटोकांड्रिया होती है वो हमारी कोशिका का पावर हाउस कहलाती है। अब थोड़ा सा इस पे डिटेल से हम बात करते हैं। देखो, माइटोकांड्रिया जो होता है इसकी आंतरिक यहाँ पे एक झिल्ली होती है, और इसके अंदर एटीपी प्रोसेस होती है। अर्थात माइटोकांड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिकीय श्वसन अर्थात सेलुलर रेस्पिरेशन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। कोशिका के भीतर जो भी पोषक तत्व आते हैं, माइटोकांड्रिया उन्हें तोड़कर एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, जिसका उपयोग कोशिका अपनी विभिन्न जैविक गतिविधियों को पूरा करने के लिए करता है। माइटोकांड्रिया की अपनी एक अलग डीएनए और राइबोसोम संरचना होती है, जो इसे कोशिका के अन्य अंगों से विशेष बनाती है। अतः ऊर्जा उत्पादन की इस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि मानव शरीर की कोशिकाओं अर्थात ह्यूमन बॉडी सेल्स में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या होती है 21 होती है, 22 होती है, 23 होती है, या 24 होती है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की अगर बात कराएं तो यहाँ पे इसका 23 जो होते हैं अर्थात XX यहाँ पे पाए जाते हैं क्रोमोसोम में। अब थोड़ा सा इसके हम अगर बात करें एक्सप्लेनेशन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, 1 सेक्स पेयर निर्धारण होता है, इसलिए 23 हो जाते हैं। देखो, मानव शरीर की कोशिकाओं अर्थात ह्यूमन बॉडी सेल्स के केंद्रक में जो होता है आनुवंशिकी जानकारी को सुरक्षित रखने वाले धागे जैसी संरचनाओं को गुणसूत्र कहा जाता है।
एक सामान्य मानव कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो 23 जोड़े में व्यवस्थित होते हैं। इन 23 जोड़ों में 22 जोड़े पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। अर्थात देखो 23 हैं, जिनमें से 22 जो होते हैं पुरुषों और महिलाओं दोनों में सेम होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहा जाता है। और 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारण करता है। महिलाओं में XX और पुरुषों में XY ये गुणसूत्र माता पिता के बच्चों में आनुवांशिकी गुणों की स्थानांतरण करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। अतः मानव में 23 जोड़े पे गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 अर्थात 44 पे, जहां पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कौन सी सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए में कहा गया है वोमर, स्टेपीज, मैलियस या एनकस। देखो हम सबसे छोटी हड्डी जानते हैं जो कान में हमारी पाई जाती है, इसको हम स्टेपीज कहा जाता है। थोड़ा सा इस पे अगर हम डिटेल से यहाँ पे बात कर लिया जाए तो देखो ये हमारा होता है स्टेपीज, ये देख सकते हैं ये कान की हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? देखो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। यह आकार में केवल 2 से 3 मिलीमीटर लंबी होती है, जो चावल के एक दाने के बराबर या उससे भी छोटी होती है। यह हड्डी हमारे मध्य कान में स्थित होती है। मानव कान के इस हिस्से में 3 बहुत छोटी हड्डियां एक श्रृंखला में पाई जाती हैं, जैसे कि मैलियस होता है, इनकस होता है और स्टेपीज होता है। इन तीनों को सामूहिक रूप में ओसिकल्स कहा जाता है। जब ध्वनि तरंगे कान के पर्दे से टकराती हैं तो यह स्टेपीज हड्डी उन कंपन को कान के आंतरिक हिस्से तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है, जिससे हमें सुनाई देता है। देख सकते हैं स्टेपीज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी है और ये बहुत छोटी भी हड्डी होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज का, जो कि यहाँ पे आप लोगों के लिए होमवर्क का होने वाला है। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी जो होती है स्मॉलेस्ट बोन पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है, नाक में पाई जाती है, आंख में पाई जाती है या पैर के अंगूठे में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा। डिटेल से इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल रही होगी, वहां पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।